आज हम बात करेंगे तुर्की में चावल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके चावल का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसका तरीका कार क्या है, इसके लिए कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि पाकिस्तान से चावल इंपोर्ट करके तुर्की में कैसे सेल कर हम्म। सकते हैं, इसका तरीका कार क्या है? जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया सर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गंदम के बाद पूरी दुनिया में जो चावल है वो फूड कमोडिटी में दूसरी बड़ी कमोडिटी आ जाता है, जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड होता है और पूरी दुनिया में खाया जाता है। इसी तरह से पाकिस्तान से आप समझते हैं बासमती चावल जो है स्पेशली वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होता है। और उनमें कुछ ममालिक में जो अहम ममालिक हैं हमारे, बड़ी जो मार्केट्स हैं मिडल ईस्ट में आ जाती हैं, और उसके बाद जो है टर्की है। अभी रिसेंटली पिछले 4 से 5 साल में टर्की में जो डिमांड है राइस की, हमारे बासमती राइस की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यहाँ पर मैं आपको एक मेन जो है बताना चाहूँगा कि हमारा दो तरह का राइस जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है। जैसे हम ED6 है, ED9 है, और उसके बाद बासमती है। और बासमती में दो तीन डिफरेंट वैरायटीज़ आ जाती हैं। तो टर्की की जो डिमांड है वो डिपेंड करती है कि उसके, एक तो ये बात याद रखें कि टर्की की अपनी लोकल प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 8 लाख मैट्रिक टन के करीब है। 8 लाख मैट्रिक टन जो टर्की अपना एरियाज़ में प्रोड्यूस करता है। और वो टर्की जो है इनमें से 50% उसका अदरने शहर जो है उसी के सराउंडिंग एरियाज़ में पैदा होता है, और बाकी 50% दूसरे इलाकों में पैदा होता है। अब ये जो टर्की के अंदर राइस पैदा होता है, इसकी भी डिफरेंट आगे टाइप्स हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि इसके 3 से 4 नाम जो हैं वो, क्योंकि थोड़े से डिफरेंट से नाम हैं, तो मैंने कहा कि वो आपके लिए लिख लूँ। तो ये जो तकरीबन आप इसको देख लें कि एक तो आ जाता है इसमें, इसको मैंने लिखा था बाल्डो के नाम से है ये। जो टर्की की टाइप है चावल की, बाल्डो है। और दूसरा उस्मानचिक के नाम से, उस्मानचिक। और तीसरी जो है कैलरोज के नाम से, जो है इसकी लोकल वैरायटीज़ की बात कर रहा हूँ। ये तीनों जो लोकल वैरायटीज़ हैं ये स्पेशली 25% लीबिया को एक्सपोर्ट होती हैं। उसके बाद ये 25% या 26% जो है इराक को एक्सपोर्ट होती है। और उसके बाद फिर ये सीरिया, जिसे हम शाम कहते हैं, लेबनान है, बेल्जियम है, इटली है। इन ममालिक में, जो बेल्जियम इटली वगैरह में, टर्की के बहुत से लोग जो जर्मनी में रहते हैं, वहाँ पर एक्सपोर्ट होती है। तो आप ये देखें कि एक तो टर्की के अंदर जो चावल पैदा होता है उसकी बहुत बड़ी मिकदार लीबिया, इराक और लेबनान को एक्सपोर्ट हो जाती है। और उसके बाद टर्की में तकरीबन 5.5 6 करोड़ जो है टूरिस्ट आता है। अगर ये टूरिस्ट जो आता है, इसमें बहुत से लोग जो हैं वो चावल से बनी हुई मुख्तलिफ डिशेस, मसलन होटल्स में ठहरते हैं, हॉस्टल्स में ठहरते हैं, या जहाँ पर भी ठहरते हैं, वो फिर इस राइस की बनी हुई डिफरेंट डिशेस जो हैं वो उनके ऑर्डर करते हैं और वो खाते हैं। अगर किसी साल टूरिस्ट जो है वो कम आए, जैसे 25 से 30% की कमी हो जाती है, तो उस साल फिर चावल की डिमांड भी टर्की में कम हो जाती है। ओवरऑल वो इसके इफेक्ट करता है। या फिर कोई सीजनल फैक्टर होने की वजह से टर्की में जो उसकी प्रोडक्शन चावल की कम हो लोकल, तो फिर भी उसकी डिमांड जो है वो जंप कर जाती है। तो इंडिया से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, मुख्तलिफ ममालिक से टर्की जो है वो पैडी राइस भी इंपोर्ट करता है। क्योंकि टर्की में एक कानून है कि अगर आप इनवर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि आप वैल्यू एडिशन करते हैं, तो आपको जो है कस्टम और ड्यूटी फ्री आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मसलन अगर आप मुंजी पाकिस्तान से इंपोर्ट करें टर्की में, तो आपको उसके ऊपर 0% टैक्स देना होगा, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी। आप उसको प्रोसेस करें, और प्रोसेस करने के बाद आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और लोकली कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू एडिशन कहलाता है, और ये एक रेगुलेशन है टर्की में। तो इसलिए 25% जो राइस इंपोर्ट होता है टर्की में, वो पैडी राइस की शक्ल में, यानी कि आप कह रहे हैं वो मुंजी की शक्ल में इंपोर्ट होता है। 75% प्रोसेस्ड और मिल्ड फॉर्म में जो है वो इंपोर्ट होता है। अब रिसेंटली पिछले कुछ सालों से जो पाकिस्तानी जो बासमती राइस है, जिसे हम कायनात सेला कहते हैं, गोल्डन राइस जो आ जाता है,
ये जो है बहुत बड़ी मिकदार में टर्की में इंपोर्ट हो रहा है। और आप ये देखें पाकिस्तान से जो है एरी 6 भी होता है वाइट, और सेला जो उस फार्म में भी गोल्डन, और इसी तरह से एरी 9 भी होता है इंपोर्ट। और साथ ही साथ कर्नल आ जाता है, कायनात सेला आ जाता है, लॉन्ग रेंज जो है ये हमारे पास आ जाता है। तो ये 5-6 किस्में हैं। और इस तरह बासमती चावल में आपको पता है PK 386 जो है उसकी भी जो है वो ये एक डिमांड है सबसे ज़्यादा बासमती में, क्योंकि कायनात सेला टर्की में, रशिया में, आज़रबैजान में जो स्टीम ये जो सेला पार बॉयल्ड जिसको कहा जाता है गोल्डन कलर में, इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इन तीनों ममालिक में। तो जो लोग इस चावल को समझते हैं, देखते हैं, जिनको पता है, जो ऑलरेडी इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, तो उनको पता है कि कायनात सेला गोल्डन कलर जो है टर्की में भी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, रशिया में भी और आज़रबैजान में भी। और आज़रबैजान और टर्की दोनों टर्किश कल्चर में जो है पुलाव बनाया जाता है चावल का, और वो एक ट्रेडिशनल डिश है, शादी ब्याह पे भी वो पेश होती है, और हर फंक्शन के अंदर उसने लाजमी पेश होना है, जैसे हमारे यहाँ बिरयानी है या चावल की कोई भी डिश है। इसलिए पाकिस्तानी चावल की डिमांड बढ़ रही है टर्की में। जैसे जैसे लोगों की बाइंग पावर बढ़ रही है, वैसे वैसे बासमती चावल की प्राइस जो है वो अच्छी पे कर रहे हैं, और इम्पोर्ट भी जो है टर्की में वो बढ़ रही है। पिछले कुछ अरसे में अगर हम बात करें तो टर्की में ये हुआ है कि 2018 से इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम कर दी है। पैडी राइस के ऊपर 34% पहले जो टैक्स था उन्होंने कम करके इसको कस्टम ड्यूटी को वो कर दिया 5%। और ब्राउन राइस के ऊपर, सेला के ऊपर 36% से कम करके 10% ड्यूटी कर दी गई है। और मिल्ड राइस पर 45% से कम करके ओनली 15% कर दी गई है। तो पैडी राइस पर 34 से 5%, ब्राउन राइस पर 36 से 10%, और मिल्ड राइस पे 45 से 15%। ये जो ड्यूटी की कमी हुई है, कस्टम ड्यूटी जो कम हुई है, इस वजह से भी इंपोर्ट्स जो हैं टर्की में वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। लोकल जो इसकी प्रोडक्शन है वो कम हुई है, क्योंकि जो लोगों ने इसके ऊपर जिस सॉइल पे या मिट्टी पे या ज़मीन पे वो पहले चावल उगाते थे, अब उन्होंने दूसरी फसलें उगाना शुरू कर दी हैं जो मोर प्रोडक्टिव हैं और जिससे ज़्यादा पैसा आता है। या उन्होंने कुछ वहाँ पे इंडस्ट्री लगा ली, या उन्होंने दूसरा जो ग्रीन हाउस फार्मिंग की तरफ ज़्यादा चले गए, टमाटो और इसी तरह से दूसरी प्रोडक्ट्स जो है वो ले आए। तो जो राइस की प्रोडक्शन है, हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सी फैसिलिटीज़ दी, लेकिन उसके बावजूद जो है जो एनुअल प्रोडक्शन है राइस की कम हुई, लेकिन सप्लाई जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो इस वजह से इंपोर्ट जो है राइस की टर्की में पिछले 5 साल में बहुत बड़ी है। तो जो लोग राइस के एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान से, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। वो लोग टर्की में स्पेशली कंपनी रजिस्टर्ड करवाकर और इंपोर्ट लाइसेंस लेकर अगर चाहें तो अपना बिजनेस सेटअप बनाकर यहाँ पर पाकिस्तान से चावल इंपोर्ट करके होलसेल भी कर सकते हैं, और इंपोर्ट करके आगे फर्दर रिटेल भी कर सकते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, जैसा कि आपने इंपोर्ट लाइसेंस की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये लेना ज़रूरी है और क्या आसानी से मिल जाता है? जी देखिए कलीमुल्लाह, बात ये है कि आप जब कंपनी बनाते हैं जी सर। तो कंपनी के बाद मसलन पहले तो आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। जी सर। कंपनी बनाने के बाद आप उसी कंपनी के थ्रू इंपोर्ट लाइसेंस बनाएंगे, और फिर आप उसमें शो करेंगे कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करनी है। बिल्कुल ठीक है तो सर। उन्हें अगर आपने फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करनी है तो फूड के हवाले से कुछ प्रोडक्ट्स आप मेंशन करेंगे और उसका इंपोर्ट लाइसेंस आपको मिलेगा। जी सर। तो इसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो इसको प्रोसेसिंग करते हैं। और इंपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद, यानी कि आपके पास कंपनी रजिस्टर्ड है, टैक्स नंबर है, इंपोर्ट लाइसेंस है, आप पाकिस्तान से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी या अपनी पार्टनर कंपनी के जरिए वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करके आप ग्रोसरी स्टोर्स और बड़े रिटेल स्टोर्स और होलसेलर्स को यहाँ पर दे सकते हैं। एक बिल्कुल तो ठीक ये है आपका सर। अपना पूरा सेटअप है। दूसरा, जो ऑलरेडी बड़े होलसेलर्स बैठे हुए हैं या रिटेलर्स, आप उनसे इंपोर्ट ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। जी सर, बिल्कुल तो ठीक है। वो तो आप पाकिस्तान में बैठे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद आके मार्केट को कैप्चर करें और अपनी जो है बिजनेस को एक्सपैंड करें, तो आपके पास है कि आप कंपनी बनाएं और इंपोर्ट लाइसेंस लेकर आप अपना सेटअप बना के काम कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो हमारे भाई चावल का काम कर रहे हैं, जी क्या जी। वो लूज शिपमेंट लाकर भी टर्की में काम कर सकते हैं? देखें चावल की लूज शिपमेंट नहीं होती।
चावल का छोटा कंटेनर जो है 20 फीट का कंटेनर जो है वो उसमें तकरीबन 24 टन आता है माल। जी सर। और इसी तरह से 40 फीट का होता है, तो आप छोटा कंटेनर ला सकते हैं और इसकी लूज शिपमेंट नहीं होती। बिल्कुल तो ठीक है जैसे सर। मीट है, चावल है, इस तरह कुछ फूड आइटम्स हैं जिनकी लूज शिपमेंट नहीं होती। गारमेंट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, स्पाइसेस हैं, उनकी लूज शिपमेंट हो जाती है। लेकिन राइस है, मीट है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं इनका नहीं हो सकता। जी सर बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या तुर्की चावल एक्सपोर्ट करता है, और अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से चावल लेके आता है और तुर्की से दूसरी कंट्रीज़ में करना चाहता है, यूरोपन कंट्रीज़ में, तो फिर भी कर सकता है क्या वो? जी डेफिनेटली। आप ये देखें कि टर्की जो है वो जो अपनी प्रोडक्शन है उसके अलावा जो दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करके प्रोसेस करके आगे एक्सपोर्ट करता है। जैसे मैंने बताया, लीबिया है, इराक है, और उसके साथ साथ लेबनान आ जाता है, जॉर्डन आ जाता है, दूसरे ममालिक आ जाते हैं। जी सर। तो वो इनको भी अपने जो रीजनल कंट्रीज हैं इनको भी एक्सपोर्ट करता है, अपनी प्रोडक्शन भी और बाहर से मंगवा कर। पैडी राइस अमेरिका से या दूसरे ममालिक से, मुंजी जिसे हम कहते हैं, पैडी राइस कहा जाता है, इसको इंपोर्ट करके इसकी वैल्यू एडिशन करके री एक्सपोर्ट किया जाता है। जी सर तो बिल्कुल ये ठीक है। जो है सारा प्रोसेस हो रहा है टर्की में। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तुर्की किन ममालिक को चावल एक्सपोर्ट करता है और किन ममालिक से चावल इंपोर्ट कर रहा है? जी, अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आप ये देखें कि लीबिया है जैसे मैंने बताया, और इराक है, इन ममालिक को ये सारी मैंने तफसील बता चुका हूँ। इंपोर्ट किन ममालिक से करता है जी सर। वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे चाइना से है, और इस तरह अमेरिका है, इसी तरह से जो है वो रशिया से भी कुछ क्वांटिटी करता है, और साथ ही साथ थाईलैंड से, और इंडिया और पाकिस्तान से। जी सर। इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, चाइना और अमेरिका, इनसे वो काफ़ी क्वांटिटी में राइस इंपोर्ट करता है। इंडिया और पाकिस्तान से स्पेशली जो है, पाकिस्तान से बासमती चावल ज़्यादा मकदार में अब पिछले 5 साल से हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ED6 और ED9 भी जो है वो इम्पोर्ट हो रहा है। जी सर बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे बहुत से भाइयों की ये कोशिश होती है कि तुर्की में या अज़रबैजान में बायर ढूंढ के उनको चावल पहुंचा के अपना काम कर लिया जाए। जी तो जी। आपके ख्याल में बायर ढूंढना बेहतर है कि अपनी चेन बनाना बेहतर है? देखें, हमारे यहाँ जितने भी बिजनेसमैन हैं, ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स, वो ये कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पर बैठ कर कोई बायर ढूंढें, और बायर उनको एलसी दे दे, और एलसी लेकर वो वहाँ पर बैंक गारंटी लेकर वहाँ से शिपमेंट कर दें, जी सर। और उसके बाद उनको पेमेंट रिसीव हो जाए। तो ये दुनिया में सबसे आसान काम इसको कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है ठीक सर। है, और रिस्क फ्री भी आप कह लें। लेकिन टर्की, रशिया और इन ममालिक में बिजनेस जो है वो यहाँ से बहुत आगे जा चुका है। अब क्या है, जैसे आप अमेजोन का सिस्टम क्या है, आप इसको देखें कि अमेजोन क्या कहता है कि आप अपना माल लाओ, मेरे वेयर हाउस में रखो, जितना सेल हो जाएगा आपको उतनी पेमेंट मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक ठीक है है, सर। जो सेल नहीं होगा वो माल आपका है, आप ले लेना। यही सिस्टम को अब रशिया, ईरान और टर्की, इस पूरे रीजन में कॉपी हो रहा है। अब टर्की का जितने भी एक्सपोर्टर आप देखते हैं कि 25 से 50 मुल्कों को बड़ी मिकदार में टर्की जो है मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट दे रहा है। जी सर। वो क्या करता है, वो जाता है रशिया में, और उसका जो होलसेलर है उसको कहता है कि मैं ये प्रोडक्ट आपको देता हूँ, आप इसको सेल करो, जितनी सेल होती जाएगी आप उतना पैसा मुझे देते जाना, और इस रेट पे मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक बिल्कुल है। ठीक है सर। और वो प्रोडक्ट का पैसे नहीं लेता, वो उसको प्रोडक्ट मसलन 2 करोड़ का माल उसको दे दिया, उसके जी साथ सर। एग्रीमेंट हो गया, बिजनेस एग्रीमेंट। अब उसने सेल बेसिस पे उसको माल पहुंचा दिया मॉस्को में। जी सर। अब उसको 2 करोड़ का माल सपोज करें मिल गया है, तो वो उसको सेल करता है, और सेल करने के बाद वो उसकी असल प्राइस प्लस 50% जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उसको देता है। जी सर बिल्कुल अब ठीक है। इसको क्या हुआ कि ये जो सप्लायर है, एक तो उसको असल रकम की सिक्योरिटी होगी, जी और सर। दूसरा जो रिटेल का या होलसेल का मार्जिन था उसमें भी 50% उसको मिल गया। बिल्कुल सर तो ऐसा ही है। ये सेल बेसिस पे इसको कहते हैं काम करना। अब यहाँ पे माल पहुंचाने की जिम्मेदारी और माल की जो कास्ट है, इन्वेस्टमेंट है, वो सप्लायर की है। तो गारमेंट्स हों, फूड आइटम्स हों, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, कुछ भी है, टर्की इसी बेस पे पूरे रशिया को, काजाकिस्तान को, आज़रबाईजान को, टर्किश कंपनियां इसी तरह से। और इसी तरह से ईरान क्या कर रहा है कि पाकिस्तान से चावल ले रहा है, जी सर। और जो लोग तो कोयटा में ये बिजनेस कर रहे हैं उनको पता है, वो क्या करते हैं कि उनसे चावल लेते हैं, और लेकर मसलन उन्होंने 4 करोड़ का चावल लिया,
तो उसका 1 करोड़ वो दे देते हैं, बाकी कहते हैं 3 करोड़ हम आपको बाद में देते हैं। जी सर। आगे वो उसी तरह से रशिया में वो सेल बेस पे चावल दे देते हैं। अब क्या होता है कि पाकिस्तान से उन्होंने सस्ता लिया होता है और उनको वेटिंग पे डाल दिया होता है। सपोज कर लें कि 100 की एक चीज़ ली है जी सर। और उन्होंने आगे जो है ना उसको दे दिया सेल बेसिस। वो आगे क्या करते हैं, उसको सपोज कर लें कि 200 की सेल करते हैं। 200 की सेल करने के बाद वो 50 अपना मार्जिन रखते हैं और 50 जो इनका मार्जिन है इनको मिला के 150 वापस दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अब जब इसको 150 मिला है तो इसने 50 अपना रखने के बाद 100 जो है पाकिस्तानी सप्लायर को दे देगा। जी सर ऐसा तो ही। पाकिस्तानी सप्लायर 3 महीने की एलसी पे इसको माल दे रहा है। ये क्या कर रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर उसको रिसाइकल करके घुमा के तो अपना मार्जिन भी ये सेल बेसिस पे आगे दे रहा है। और आगे सेल बेसिस पे देने के बाद ये क्या कर रहा है कि उसे असल पैसा और मुनाफा खुद रख रहा है। तो ईरान भी सेल बेसिस पे सप्लाई दे रहा है, टर्की भी सेल बेसिस पे सप्लाई दे रहा है, हत्ता कि चाइना के बहुत से जो कंपनीज है वो भी सेल बेसिस पे दे रही हैं। बिल्कुल सही क्योंकि है इस सर। रीजन में काम ही सेल बेसिस पे हो रहा है। यहाँ पर ये जितने भी होलसेलर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, वो इस तरह से तो काम कर ही नहीं रहे कि वो आपको पैसे दें और आपसे माल लें। वो क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और उनको माल मिल रहा है, वो सेल कर रहे हैं, सेल करके अपना मुनाफा भी रख रहे हैं और आपको पैसा भी और मुनाफा भी दे रहे हैं। तो इसको 50% पार्टनरशिप कहते हैं। बिल्कुल सर ऐसा ही। इंडिया पाकिस्तान में जो लोग हैं उन्होंने बिजनेस किया है एलसी पर, वो यूरोप और अमेरिका के साथ बिजनेस कर रहे हैं या मिडिल ईस्ट के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने इस सेक्टर पे काम नहीं किया, इसलिए वो ये कहते हैं कि हमारे नाम की एलसी होगी तो हम माल देंगे, वरना हम काम ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से वो पीछे हैं और वो बहुत पीछे। जब तक उनको समझ आएगी तब तक लोग जो है अपना मुनाफा भी कमा चुके हैं और लोग अपना बिजनेस जो है सेटअप भी बना चुके हैं। तो उसका फिर ये है कि अगर आप सेल बेसिस पे माल नहीं देना चाहते तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। जी सर। उसका फिर बेटर ये है कि आप अपना एक बंदा भेजें, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और अपना इंपोर्ट लाइसेंस लें और अपने नाम पे ही आपकी इधर की कंपनी इंपोर्टर हो जाए और पाकिस्तान वाली कंपनी एक्सपोर्टर हो जाए। सही हो गया और सर। आप अपना माल मंगवा कर खुद फिर उसको मार्केट में होलसेल करें। ठीक है। जबरदस्त तो सर। वो फिर दूसरा रास्ता ये है। तो ये दो रास्ते हैं, या तो आप सेल बेसिस पे सप्लाई दें या आप अपना सेटअप बनाकर माल खुद मंगवाएं और फिर यहाँ पे मार्केट में होलसेल दें। जी सर बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी वेलकम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई पाकिस्तान से तुर्की चावल एक्सपोर्ट करना चाहता है या तुर्की से पाकिस्तान से इंपोर्ट करना चाहता है तुर्की में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा है? जी, उसके लिए सबसे पहला जो बेहतरीन रास्ता ये है कि वो टर्की जो है आए और आके कंपनी रजिस्टर्ड करवाए जी सर। और करवाने के बाद इंपोर्ट लाइसेंस ले। इंपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद अपना माल मंगवाए और उसको रिटेल चेन्स हैं, उसके अलावा होटल चेन्स हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनको मार्केट करे और वो माल दे। जी सर ठीक है। बिल्कुल ठीक तो है। ये उसके लिए आसान रास्ता है। अगर वो ये समझता है कि ये सारा प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, तो वो फिर जॉइंट वेंचर कर सकता है। मतलब हमारे साथ है, हमारे कुछ बिजनेसमैन लोग हैं, उनके साथ मिलके एक टीम बनाई जा सकती है। वो ऑलरेडी टर्की में बैठे हुए हैं, ऑलरेडी रशिया में बैठे हुए हैं, ऑलरेडी अजरबैजान में बैठे हुए हैं। जी सर। पाकिस्तान में एक एग्रीमेंट किया जा सकता है, पाकिस्तान में एक बैठ कर डिस्कशन टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल की जा सकती हैं। तो वो फिर इसी टीम को वो समझे अपनी टीम और वो माल सप्लाई करे टर्की में, और इधर वाली जो टर्की की टीम है उस माल को सेल करके उसकी असर रकम और उसका मुनाफा उसको देती जाए। बिल्कुल ठीक है इसी सर। तरह रशिया में माल सप्लाई करता है तो उसकी असर रकम प्लस उसका मुनाफा उसको मिलता जाएगा। असर रकम प्लस 50% मुनाफा उसको, इसी तरह से आज़रबाईजान में भी। तो इसी तरह से काम हो सकता है। ये दो रास्ते, या तो अपना सेटअप बनाए या जो ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं उनके साथ 50% पार्टनरशिप कर लें। जी सर। सप्लाई वो दे रहा है, सेल्स ये कर रहे हैं, सारा सिस्टम सेटअप और स्ट्रक्चर इनका यूज़ हो रहा है, वेयर हाउस इनका यूज़ हो रहा है, टीम इनकी यूज़ हो रही है, गारंटीज इनकी हैं, स्टाफ इनका है, सारा कुछ पूरा सेल्स का नेटवर्क इनका है। वो सप्लाई दे रहा है और इनका नेटवर्क जो है वो उसको सेल कर रहा है। बिल्कुल तो ठीक है सर। मुनाफा दोनों जो पार्टियां 50-50 ले रही हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती मालूमात से आगाह किया वेलकम। जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।